नमस्कार साथियों। अब तक हमने समास का सामान्य परिचय एवं पारिभाषिक शब्दावली तथा पदों की प्रधानता के आधार पर प्रथम पद प्रधान अविभाव समास तथा द्वितीय पद प्रधान तीन समास कर्मधारय समास, द्विगु समास एवं तत्पुरुष समास के बारे में विश्लेषण किया तथा किस प्रकार इनकी विशेषताएं और कैसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बनते हैं उसके बारे में विश्लेषण किया। आज हम इसका तीसरा भाग अर्थात पहला पद, दूसरा पद और इसका तीसरा भाग यानी पदों की प्रधानता के आधार पे वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो उस समास के बारे में आज विश्लेषण करते हैं। तो जब समास एक सामासिक पद जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात दोनों पद अपना अपना अर्थ रखते हैं, अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं, उस समास को कहते हैं द्वंद्व समास। अर्थात आज हम द्वंद्व समास, द्वंद्व अर्थात वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व अर्थात इसकी पहली विशेषताएं अभी हमने इसका विश्लेषण किया कि वह समास प्रथम पद प्रधान अविभाव समास, द्वितीय पद प्रधान के बारे में हमने तीन समासों के बारे में चर्चा की, कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। आज हम द्वंद्व समास की पहली विशेषता है कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात दोनों पद हैं वो अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं, न कोई छोटा पहला पद छोटा न दूसरा पद बड़ा, अर्थात दोनों ही अपनी विशेषताएं रखते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। उस समास को कहते हैं द्वंद्व समास। दूसरी विशेषता है जब इसका विग्रह करेंगे, जब इस सामासिक पद को विग्रह करेंगे तो इसके मध्य और या आदि का प्रयोग होगा अर्थात जब उनका विग्रह करेंगे, पदों का सामासिक पदों का विग्रह करेंगे तो बीच में और आएगा या आएगा या फिर कभी कभी आदि का प्रयोग होगा तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। तो दो द्व और द्व तो समझने के लिए हमारी बोर्ड परीक्षा में समझने के लिए द्वद्व अर्थात द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान। साथ ही एक छोटी सी विशेषता इसकी एक और भी है कि इस समास में अधिकांश जो पद हैं उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है अर्थात इस सामासिक पदों में अधिकांश, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन अधिकांश सामासिक पदों में योजक चिन्हों का अर्थात इस माइनस को जिसको कहते हैं इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य सी इसकी तीन विशेषताएं हो गई कि दोनों पद प्रधान होते हैं, न पहला पद प्रधान या न पहले पद को अधिक महत्ता न दूसरे पद को कम महत्ता, दोनों ही पद अपने अपने स्तर पर अपने अपना अलग अलग रखते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं। साथ ही जब उनका विग्रह किया जाता है तो बीच में अर्थात विग्रह के बाद में दोनों पदों के मध्य और या आदि का प्रयोग उनके मध्य किया जाता है तथा अधिकांश जो इस सामासिक पद के जो होते हैं लगभग जो है इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब कहाँ और लगेगा, जैसे एक पद है हम इसके उदाहरण के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे माता पिता, जैसे शब्द हैं माता पिता। अब ये माता पिता के बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। अब ये माता और ये पिता दोनों पद क्या हैं, प्रधान हैं, दोनों ही पद अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा माता और पिता। तो ऐसे वो समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पे ये द्वंद्व समास होते हैं। जैसे शब्द हैं पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा पेड़ पौधे आदि, अर्थात वो समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं जब विग्रह करेंगे तो और या आदि का प्रयोग होगा, वहां पे ये द्वंद्व समास होगा। अब और कहाँ लगेगा, या कहाँ लगेगा या आदि कहाँ लगेगा, तो इनके लिए हमें तीन विशेषताओं को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो और कहाँ लगेगा, इसका पढ़ने के लिए इसको द्वंद्व समास को सामान्य रूप में तीन भागों में इसको विभक्त किया गया है। नंबर एक है इतरेतर, इतर धन इतर, इतरेतर अर्थात ये भी और वो भी, इतर और इतर दूसरा अर्थात दोनों ही पद अर्थात
मुख्य हैं। दोनों पद अलग अलग अपनी विशेषता रखते हैं। दोनों पद को स्वतंत्र रूप से अलग अलग इनको पढ़ा जाता है, साथ में भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ इतरेतर अर्थात इतरेतर यानी और का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी हमने माता और पिता पढ़ा, तो माता और पिता, माता पिता, माता और पिता। तो अर्थात कहने का मतलब इतरेतर का प्रयोग वहां होगा, यानी और का प्रयोग कहाँ होगा, जहां दोनों पद प्रधान तो होंगे लेकिन दोनों स्वतंत्र रूप में भी अपना अपना अलग अर्थ रखते हैं, और साथ में भी आ जाए तो भी वो अपना स्वतंत्र रूप से भी अलग अर्थ रखने की उनके अंदर काबिलियत है, विशेषताएं हैं। जैसे माँ भाई बहन, तो भाई और बहन, मामा भांजा, मामा और भांजा, आकाश पाताल, आकाश और पाताल। अर्थात दोनों पद स्वतंत्र रूप से भी अपनी इतनी ही विशेषता रखते हैं कि साथ आने पर भी वो उनके बराबर ही रहते हैं, उनका अलग से अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों पद जब स्वतंत्र अर्थ रखने के साथ संयुक्त रूप में भी वो उतने ही उनके विशेषताएं मानी जाती हैं, तो वहाँ और का प्रयोग होगा। तो इतरेतर अर्थात इतर धन इतर, दोनों यानी दूसरा दूसरा अर्थात दोनों ही स्वतंत्र रूप से अर्थ रखते हैं, साथ आने पर भी वो उतनी ही विशेषताएं अपनी विशेषता प्रकट करते हैं, तो वहां पे होगा और का प्रयोग। दूसरा है विकल्प, विकल्पात्मक यानी विकल्प आधारित, या विकल्प में क्या होगा, या अथवा का प्रयोग होगा। जैसे यानी अर्थात कहने का मतलब है दोनों पद प्रधान होने के बाद दोनों में से एक समय एक का ही प्रयोग होगा। जैसे शब्द हैं, जैसे सामासिक पद हैं रात दिन। अब रात दिन का जब विग्रह करेंगे तो या तो रात होगी या फिर क्या होगा, दिन होगा। तो ये रात या दिन, अर्थात दोनों विकल्पों में से दोनों पद प्रधान होने के बाद अगर दोनों का अगर सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाता है, संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है, तो दोनों में से एक का प्रयोग। जैसे पाप पुण्य, या तो पाप किया जाएगा या पुण्य होगा, तो पाप पुण्य, ठीक है। जैसे लाभ हानि, लाभ या हानि, अर्थात दोनों विकल्प अर्थात विलोम अर्थ रखते हैं। दोनों एक समय में एक ही इस सामासिक यानी एक ही शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां होगा विकल्प अर्थात या का प्रयोग होगा। तो और का प्रयोग कहाँ, या दोनों समान अर्थ रखते हैं, दोनों को साथ लाने पर भी वो उतना ही अपने अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वह और होगा। जब दोनों में से दोनों पद प्रधान होने के बाद जब दोनों में से एक समय एक ही उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक ही अपना अपना भाव रखता है, तो वहाँ होगा विकल्पात्मक अर्थात या का प्रयोग होगा। तीसरा है कि समाहार, अर्थात और भी इसके अंदर क्या किया जा सकता है, इन समासिक पदों में जहाँ प्रयोग हो सकता है उनका उन समूह में से केवल एक दो को वहाँ पे लिया जाता है, लेकिन उनके साथ और भी बहुत सारी चीजें, उनको और भी बहुत सारी वस्तुएं, और भी बहुत सारे ऐसे और भी ऐसे पदों को उनको साथ में जोड़ा जा सकता है, तो वहाँ समाहार होगा और यहाँ पे आदि का प्रयोग होगा। तो कैसे, जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिखा था पेड़ पौधे, तो केवल पेड़ पौधे के पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, तो केवल पेड़ पौधों की रक्षा नहीं, पत्तियां, डालियां, घास फूस, तो पेड़ पौधे अर्थात उन दो वस्तुओं को मुख्य रूप से रखा, और साथ में और भी उनकी बहुत सारी वस्तुओं को उनको उन ऐसे पदों को साथ में जोड़ा जा सकता है, तो उनमें आदि का प्रयोग होगा। जैसे जैसे शब्द हैं दाल रोटी, कि दाल रोटी जितने ही मुझे मिलते हैं, तो केवल दाल रोटी ही नहीं, तो दाल रोटी के साथ और भी जैसे नमक है, मिर्ची है, कि दाल रोटी, तो दाल रोटी आदि। जैसे कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा भी कि कपड़ा लत्ता लाने बाजार गया, तो केवल कपड़े नहीं, और भी जैसे किराना का सामान है, रसोई का सामान है, और भी वैसी वस्तुएं। तो इन वस्तुओं में अर्थात यहाँ पे इस सामासिक समाहार अर्थात और भी इसके अंदर समायोजित की जा सकती हैं, तो ऐसे इस सामासिक पद में क्या होगा, आदि का प्रयोग होगा। और भी बहुत सारे, जैसे बाल बच्चे कैसे हैं, तो केवल बाल बच्चे ही नहीं, तो बाल बच्चे बूढ़े सब, तो बाल बच्चे आदि। जैसे लेखा जोखा, तो लेखा जोखा आदि, तो लेखा जोखा आदि का प्रयोग होगा। अर्थात और भी कहते हैं लेखा जोखा कैसा चल रहा है, जैसे हो गया कि मक्खी मच्छर, कि मक्खी मच्छर आ जाएंगे घर में, तो केवल मक्खियां मच्छर भी नहीं, कीड़े मकोड़े और भी अन्य जानवर, तो मक्खी मच्छर आदि। तो उन चीजें दो मुख्य को लेकर अन्य और ऐसे जंतुओं को भी जोड़ा जा सकता है। तो आज द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान, विग्रह के समय और का प्रयोग, जहाँ इतर या दोनों पद अपना अर्थ रखते हैं, संयुक्त रूप से भी अर्थ रखते हैं, तो और का प्रयोग,
जब विग्रह में दोनों में से एक विकल्प का चयन होगा, विलोम अर्थ रखते होंगे, विलोम अर्थ हैं दोनों विपरीत अर्थ रखते होंगे, तो वहाँ या का प्रयोग और उन वस्तुओं के साथ और भी अन्य वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है, समाहार किया जा सकता है, वहाँ आदि का प्रयोग। साथ ही छोटी कक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हमें इन तीनों बिंदुओं को पढ़ना होगा, समझना होगा। और बोर्ड कक्षाओं में अगर हमें सामान्य रूप से इसका विकल्प चयन करना है, तो ये योजक चिन्ह का अगर जहाँ प्रयोग होता है, अधिकांश शब्दों में वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो आज दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास के बारे में विश्लेषण किया। अंतिम समास बहुव्रीहि समास, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, उसके बारे में आगामी क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।